हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने पहले अध्याय में देखा जिसका नाम था आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसमें हम लोगों ने देखा किस तरीके से भारत के आजाद होने के बाद सभी राज्यों का विलय किया जाता है, यानी कि सभी राज्य अलग अलग देश बनाना चाहते थे, सभी राज्यों का किस तरीके से विलय किया जाता है हम लोगों ने पहले अध्याय में देखा। फिर दोस्तों हम लोगों ने दूसरे अध्याय में देखा कि किस तरीके से एक दल के प्रभुत्व का दौर चलता है, कांग्रेस पार्टी का दौर चलता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा कि किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां उस अध्याय में होती है, ठीक है, यानी कि उस युग में होती है, हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा। फिर दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा कि सभी राज्य मंत्री, गृह मंत्री, जितने भी केंद्र मंत्री थे, सभी अपने अपने पद पर जो है शपथ ले लेते हैं। उसके बाद वो किस तरीके से नियोजित विकास की राजनीति बनाते हैं, यानी कि भारत का एक प्रकार का सही प्लान बनाते हैं डेवलप के लिए, विकास के लिए, हम लोगों ने तीसरे अध्याय में देखा। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के विदेश संबंध, यानी कि पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, उसके बाद चाइना के साथ क्या संबंध है और बांग्लादेश के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और जो हम लोगों का युद्ध हुआ था बेसिकली 1962 में, जो इसके यानी कि चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। 1965 में जो पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत युद्ध हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, बहुत ही खतरनाक युद्ध, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बांग्लादेश को हम लोगों ने कैसे कैसे उसको आजादी दिलाने में मदद की, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। यानी कि आज बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत के विदेश संबंध, मुख्यतः 3 देश के बारे में। सबसे पहला आपका चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, ठीक है। बेसिकली दोस्तों इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे बाहरी चुनौती के बारे में। किसके बारे में? बाहरी चुनौती, जो हमारे देश की बाहरी चुनौती है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देशों के साथ बदलते संबंध के बारे में पढ़ेंगे। भारत को पड़ोसी देशों से 1962 में, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1954 में जो है पंचशील समझौता हुआ था, किसके साथ? चाइना के साथ 1954 में। लेकिन ये पंचशील समझौता होने के बावजूद 1962 में लड़ाई होती है, युद्ध होती है, क्यों होती है इसके परिणाम के बारे में जानेंगे। 1965 में जो युद्ध होती है उसके बारे में जानेंगे। 1971 में जो युद्ध होती है उसके बारे में जानेंगे, क्यों लड़ना पड़ा था, परिणाम क्या हुआ, इसको भी देखेंगे। यानी कि इस अध्याय में दोस्तों हम लोग निम्नलिखित बातों पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है आपका, भारत के विदेश संबंधों ने किन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में आकर ग्रहण किया था, यानी कि भारत के जो विदेश संबंध है वो किन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में आकर ग्रहण किया, भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई। तीसरा देखेंगे चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे। चौथा देखेंगे भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन स्थिति में हुआ, यानी कि जो भारत जो परमाणु परीक्षण किए थे इस समय भी जो कई अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देश थे वो जो है इसका जो है एक प्रकार का विरोध करते थे कि क्यों ऐसा भारत कर सकता है, जबकि एक अप्रसार संधि यानी कि एक संधि लागू हुआ था, एक नियम लागू हुआ था कि कोई भी वीटो पावर जिसके पास रहे वही सिर्फ परमाणु का यानी कि परमाणु परीक्षण कर सकता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान भी किया, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध किया, इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा। बस आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं नोट करने के लिए बोलूंगा, प्लीज आप इसको नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आप ये चैप्टर का थ्योरी को पढ़ लेते हैं, जितना भी मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा, अगर आप इसको कर लेते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ये सभी आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। वैसे भी इसके बाद हम आपको एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। बस आप आराम पूर्वक पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, शांति जगह बैठ करके, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको इतिहास पढ़ने में, ठीक है। यानी कि बेसिकली इतिहास जो कि भारत के साथ किस तरीके से राजनीति होती थी वही पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर 4 है आपका जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। चले पहला पॉइंट यहां पर देखेंगे, भारत जब आजाद हुआ था उस वक्त भारत की स्थिति जो है बहुत ही खराब थी, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत जब आजाद हुआ था तो उसी समय जो है पाकिस्तान अलग हो गया। तो सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम था कि देश को एक कैसे किया जाए, एकता कैसे किया जाए, अखंडता कैसे किया जाए ताकि ये देश ना टूटे, ठीक है। उसी वक्त जो है दूसरा विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था उसी वक्त, यानी कि 1945 में। तो एक तो ये प्रॉब्लम है 1945 में जो युद्ध खत्म हुआ। तीसरा क्या था, यानी कि उस वक्त जो है शीत युद्ध का दौर चल रहा था। आप लोग को मालूम होगा शीत युद्ध का दौर जो है 1945 के बाद ही शुरू हुआ था, 1945 से लेकर के 1991 तक। तो उसी समय से जो है शीत युद्ध का दौर भी शुरू हुआ था, जिससे कि पूरी दुनिया जो है दो खेमों में बट गई थी। एक का आपको मालूम होगा, एक होगा पूंजीवादी और एक होगा आपका दोस्तों साम्यवादी, ठीक है, यानी कि सोवियत संघ। अब ये दोनों खेमों में बट गए थे। अब भारत को जो है रूस के साथ भी अच्छा संबंध बनाए रखना था और इसके साथ यानी अमेरिका के साथ भी। अब यहां पर भारत क्या करता, तो इस तरीके का प्रॉब्लम था। फिर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण अलग से एक और चुनौती था। फिर अंग्रेजी सरकार जो अपने पीछे, यानी कि जब हम लोग आजाद हुए थे तो अंग्रेजी सरकार जो है किसी किसी देशों के साथ बिना मतलब का विवाद कर दिया था। जैसे कि चाइना के साथ जो है कौन सा विवाद था, चाइना के साथ आपका विवाद था सीमा विवाद, और एक था तिब्बत। बस इन्हीं दोनों को लेकर के हम लोगों को चाइना के साथ लड़ना पड़ा था, यानी कि चाइना ने हम लोगों पर युद्ध कर दिया था। तो अंग्रेजी सरकार अपने पीछे सभी देशी विवादों को छोड़ दिए गए थे। तो यहां पर बाहरी और अंदरूनी दोनों मामला था भारत के साथ, इसलिए भारत जो है विदेश नीति को अपनाया। यानी कि बेसिकली हम लोग पढ़े
तो भारत जब आजाद हुआ था उस वक्त जो है भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, फिर उसी वक्त शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था, जिससे पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण अलग से एक और चुनौती, और अंग्रेजी सरकार अपने पीछे सभी देशों से हुए विवादों को छोड़ दिया था। तो यहां पर बाहरी और अंदरूनी दोनों मामला हुआ था। जब दोनों मामला हुआ तो भारत जो है विदेश नीति को अपनाया। अब विदेश नीति क्या होता है पहले इसको आप समझिए, उसके बाद आपको फिर चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक सभी बातों को मेरी प्लीज कृपया ध्यान से सुनेंगे और इधर उधर की चैटिंग सेक्शन में चैट नहीं करेंगे, मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, और पहले प्रधानमंत्री भी जो है जवाहरलाल नेहरू थे। और मैंने आपको एक बार एक चीज बताया कि हम लोगों का जो चुनाव है वो 1952 में हुआ था। ठीक है, तो 1947 से लेकर के 1952 के बीच जो सरकार था वो कौन था, यानी कि वो जवाहरलाल नेहरू था, प्रधानमंत्री वो जवाहरलाल नेहरू था, और इसी सरकार को अंतरिम की सरकार बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिम की सरकार कौन था, तो वो जवाहरलाल नेहरू था। 1947 यानी कि आजाद होने के बाद से लेकर के चुनाव होने तक ये सरकार रहे थे। ठीक है, कौन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के द्वारा विदेश नीति की रचना की गई थी। तो पहला पॉइंट किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विदेश नीति की रचना की गई थी, क्योंकि ये विदेश मंत्री थे। कौन, जवाहरलाल नेहरू। दुनिया में सभी देश एक दूसरे के साथ आपस में एक संबंध रखना चाहता है। आपस में संबंध रखने के लिए सभी देशों ने एक नीति बनाई, इसे ही यानी कि इस नीति को ही हम लोग बोलते हैं विदेश नीति। चीजें आपको समझ में आ गई। विदेश नीति के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से दे सकते हैं कि दुनिया जो है एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं, बस इसी संबंध बनाने के लिए एक नीति को अपनाई जाती है जिसको बोलते हैं विदेश नीति। अब विदेश नीति का जो है मुख्यतः 3 उद्देश्य होता है। यहां पर देखिए, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तीसरा है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ठीक है, और नेहरू जी जो है इन तीनों उद्देश्यों को यानी कि जो उद्देश्य थे इस उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। बेसिकली गुटनिरपेक्षता नीति क्या होता था मैं वैसे आपको आगे भी बताऊंगा, बहुत डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन अगर आप आराम से समझेंगे तो एक ऐसी नीति थी जिसमें एक प्रकार का मुख्य उद्देश्य यही था कि ना हम पूंजीवादी की तरफ जाएंगे ना हम साम्यवादी की तरफ जाएंगे, हम एक अलग नीति बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, दोनों का विरोध करेंगे। तो बेसिकली गुटनिरपेक्षता की जो मेन थीम है, मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है वो यही था। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से यह चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आप आराम से सुनेंगे, विदेश नीति के बारे में समझ गए, उसके 3 उद्देश्य के बारे में पूछा जाता आप समझ गए, और नेहरू जी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, इसको आप समझ गए। अब गुटनिरपेक्षता की नीति होता क्या है, फिर जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, फिर जो है ये आंदोलन जो हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये क्या था, इसको फिर हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। बहुत मजेदार चैप्टर है, बस आराम से सुनेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका गुटनिरपेक्षता की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद शीत युद्ध का दौर जो है शुरू हो गया था। हम लोग को मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब खत्म हुआ था, 1945 में। ठीक है, कब से कब तक शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था दोस्तों 1939 से लेकर के 1945 तक, और जस्ट इसके खत्म होने के बाद ही शीत युद्ध का जो है शुरुआत हो जाता है। यह शीत युद्ध जो है वो अमेरिका और सोवियत संघ 2 खेमों में बढ़ जाता है। एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका यानी कि अमेरिका जो है पूंजीवादी चाहता है, वहीं पे सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी चाहता है। ठीक है, उस वक्त दुनिया के किसी भी देश के पास सिर्फ 2 विकल्प थी, 2 ऑप्शन था, या तो अमेरिका के साथ चले जाओ या फिर सोवियत संघ के साथ चले जाओ। भारत ने जो है इन दोनों रास्ते को छोड़ करके एक तीसरा रास्ता अपनाया जिसको कहा गया गुटनिरपेक्षता की नीति। तो भारत ने तीसरा रास्ता गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। इसमें 2 उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, इसमें जो है 2 उद्देश्य की मेनली प्राप्ति हुई। सबसे पहला, आजादी के बाद भारत अपनी संप्रभुता को बचाए रखना, यानी कि भारत अपना संप्रभुता सभी के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता था। ठीक है, ये उद्देश्य प्राप्त हुआ। दूसरा, इसके अलावा आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त किया। आर्थिक और सामाजिक ये दोनों लक्ष्यों को भी, ये दोनों एम्बिशन को भी प्राप्त किया। तो भारत जो है गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाने से 2 उद्देश्यों को मुख्य तौर पर प्राप्त किया। अब देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसका गठन किया था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है, VVI क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, किसने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के ही दौरान, उसके खत्म होने के बाद नहीं उसी के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA का गठन किया था। चलिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, MCQ बन सकता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हम लोगों ने देखा गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है। तो भारत जो है वो दोनों जगह नहीं जाना चाहता था, यानी कि पूंजीवादी भी नहीं, सोवियत संघ भी नहीं, इसलिए वो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई वो अपनी संप्रभुता को बचाए रखना चाहता था भारत, और आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना चाहता था। अब इसके उद्देश्य क्या थे इसको समझिए, आराम से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए,
पहला, भारत अपने आप को पूंजीवादी और समाजवादी से दूर रखना चाहती थी। भारत जो है वो पूंजीवादी से भी समाजवादी से भी दूर रखना चाहती थी। शीत युद्ध से उत्पन्न तनाव को कम करने का कोशिश किया। एक गुटनिरपेक्षता जो नीति है, इससे क्या हुआ, एक शीत युद्ध से जितने भी तनाव उत्पन्न हो रहे थे और यानी कि जितने भी तनाव उत्पन्न हो रहे थे उसको क्या क्या कम करने का कोशिश किया। अमेरिका ने नाटो, अमेरिका जो है वो क्या बनाया था, नाटो बनाया था, नाटो संधि अमेरिका बनाया था। और इसके विरुद्ध सोवियत संघ ने वर्सा पैक्ट संधि, यानी कि वर्सा संधि भी बोलते हैं या फिर वर्सा पैक्ट संधि भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्सा पैक्ट संधि कौन लेके आया था, तो वो लेके आया था सोवियत संघ। और नाटो, सीटो, ये सब कौन लेके आया था, अमेरिका लेके आया था। इसमें संधि में मकसद क्या होता है, यानी कि नाटो में जितने भी ग्रुप जुड़ेंगे, जितने भी देश जुड़ेंगे, तो उस देश में से, यानी मान लेते 14 देश जुड़ा, तो 14 देश में से कोई भी देश पर हमला होगा तो ये 14 देश सोचेंगे कि हम पर हमला किए हैं और हम पर हमला करने के बावजूद ये 14 देश मिल करके उस पर हमला करेगा जो इस पर हमला करेगा। ठीक है, तो मैंने कि संधि का मतलब बेसिकली यही होता है। ठीक है, तो अमेरिका ने नाटो और इसके विरुद्ध सोवियत संघ ने वर्सा पैक्ट संधि संगठन बनाया था। भारत ने दोनों के विरुद्ध गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसकी वजह से दोनों गुट का विरोध किया। ठीक है, तो भारत जो है क्या किया, दोनों यानी कि गुटनिरपेक्षता की नीति एक गुट बनाया, जिसमें क्या क्या वो अमेरिका का भी और सोवियत संघ का भी, दोनों का विरोध किया। अब ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला किया। ब्रिटेन जो है वो मिस्र पर हमला किया था, किस मामले को लेकर, सुएज नहर के मामलों को लेकर। क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रिटेन ने इस पर मिस्र पर हमला क्यों किया था, तो सुएज नहर का जो मामला था उस समय, जो ये एक प्रकार का मसला था, इसी को लेकर के जो हमला किया था। कौन, ब्रिटेन मिस्र पर। भारत ने जो है इसके विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध जताया, किसको लेकर, यानी कि गुटनिरपेक्षता की नीति से ही जो है भारत को पावर मिला और इसी की वजह से जो है विश्वव्यापी यानी कि विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जो है इसका विरोध किया। किसका, ब्रिटेन का, क्योंकि वो जो है इस पर मिस्र पर जो है हमला किया था। तो आपको चीजें समझ में आ गई गुटनिरपेक्षता की नीति का उद्देश्य। अब आगे देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से आप लोग देखेंगे, सभी पॉइंट को देखेंगे। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द चैप्टर को समाप्त करने की। देखिए, इंडोनेशिया के एक शहर जिसका नाम था बांडुंग, क्या नाम था, बांडुंग। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़े, VBI क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। इंडोनेशिया के एक शहर जिसका नाम है बांडुंग, वहीं पर 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। उसका एक शहर जिसका नाम है बांडुंग, वहां पे हुआ था। ठीक है, तो इंडोनेशिया के एक शहर जिसका नाम था बांडुंग, वहीं पर 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ। इसे बांडुंग सम्मेलन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यानी कि एफ्रो एशियाई सम्मेलन को बांडुंग सम्मेलन भी कहते हैं। और इसी सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। और इसी सम्मेलन में क्या हुआ था, ये गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है, शुरुआत जो है वो इसी सम्मेलन से हुई थी, यानी कि एफ्रो एशियाई सम्मेलन या फिर बांडुंग सम्मेलन, इसी से जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी, शुरुआत हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो है वो 1961 के सितंबर माह में बेलग्रेड में हुआ था। इसका नींव जो है वो कहां पड़ा था, एफ्रो एशियाई सम्मेलन में पड़ा था। कब, 1955 में इसका नींव पड़ा था, यानी कि शुरुआत हुई थी। लेकिन इसका जो पहला सम्मेलन है, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम पर ही सम्मेलन, पहला जो सम्मेलन है वो कब हुआ था, 1961 में। कहां पर, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन है वो 1961 के सितंबर माह में हुआ था। 1961 के सितंबर महीने में हुआ था। कहां पर, बेलग्रेड में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 के सितंबर महीने में बेलग्रेड में हुआ था। ध्यान रखेंगे आप लोग इस पॉइंट को। ठीक है, अब देखिए, इस आंदोलन की स्थापना में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो नेहरू जी की थी। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, क्योंकि वो प्रधानमंत्री भी थे, विदेश मंत्री भी थे, ठीक है, तो इस आंदोलन में जो है सबसे बड़ी भूमिका जो है वो किसकी थी, रोल जो है वो किसकी थी, नेहरू जी की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे। ठीक है, अब आगे देखिए, एक नोट वाला पॉइंट देखिए, हमको समझ में आ गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, आपको समझ में आ गया कहां पर इसकी शुरुआत हुई थी, कहां पर इसकी नींव पड़ी थी, कब इसकी शुरुआत हुई थी, 1961 के सितंबर महीने में बेलग्रेड में। ये सभी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कभी कभी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे को, बिहार बोर्ड और या फिर अलग बोर्ड वाले बच्चे को नहीं, सीबीएसई बोर्ड वाले को पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। वैसे ये पॉइंट जो है देखना सभी को, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी जुड़े हैं चैनल पे, तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट पूछा जाता है आपको और सभी बच्चे देखेंगे। देखिए, आजादी किन चीजों से बनती है, आजादी किन चीजों से बनती है, आजादी बुनियादी तौर पर विदेश संबंधों से ही बनी होती है। यही आजादी की कसौटी भी है। बाकी सारा कुछ तो स्थानीय स्वायत्तता है। स्वायत्तता का मतलब मैंने आपको बेसिकली बताया था, जैसे कि अभी आगे आप पढ़ेंगे, चीन जो है वो तिब्बत को स्वायत्तता देना चाहता था। स्वायत्तता का मतलब एक विशेष अधिकार, मतलब कि उसको विशेष दर्जा देना चाहता था। ठीक है, तो आजादी किन चीजों से बनती है, आजादी बुनियादी तौर पर विदेश संबंधों से ही बनी होती है। यही आजादी की कसौटी भी है। ठीक है, बाकी सारा कुछ तो स्थानीय स्वायत्तता है। एक बार विदेश संबंध आपके हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में चले जाए तो फिर जिस हद तक आपके हाथ में यह संबंध छूटे और जिन मसलों में छूटे वहां तक आप आजाद नहीं रह सकते। यानी कि विदेश संबंध जब एक बार टूट जाए तो जहां फंसे हुए थे वहीं रह जाएंगे। ये बात किसने कही थी, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की एक बहस के दौरान मार्च 1949 में कही थी। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से बनता है कि ये आपको पूरा दे देगा, ये पूरा पॉइंट जो है यहां से लेकर के यहां तक आपको दे देगा। ठीक है, ये पूरा पॉइंट जो है आपको वहां से यहां तक दे देगा। अब आपको पूछेगा ये
किसने कही थी? तो आपको बोलना है जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। कब कही थी? मार्च 1949 में एक बहस के दौरान कही थी। ठीक है, अब एक दूसरा नोट है, ये भी पूछा जाता है, अच्छे से देखेंगे। देखिए, आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखने हैं, यानी कि यहाँ पर नोट 2 है, ध्यान से देखेंगे प्लीज। क्या है कि आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखने और महाशक्तियों के एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल ना होने की है। यानी कि हम लोगों का जो नीति था, गुटनिरपेक्षता की जो नीति था, वो ना तो सोवियत संघ ना फिर किसी पूंजीवादी, दोनों के पास नहीं जाना था, हम लोगों को उसके विरुद्ध रखना था, अलग रखना था। ठीक है, तो आमतौर पर हमारी नीति जो है वो ताकत की राजनीति से अलग, यानी कि अपने को ताकत जो था उस समय उससे अलग रखना और महाशक्तियों के एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल ना होने का था। यानी कि ऐसा नहीं कि पूंजीवादी के खिलाफ हम चले गए सोवियत संघ में या फिर सोवियत संघ के खिलाफ में चले गए पूंजीवादी में, ऐसा नहीं था। आज दो अग्रणी खेमे रूस और अमेरिका ब्रिटेन के हैं। आज यानी कि उस समय जब ये कह रहा था 1947 में जब ये बात बोल रही थी, आज दो अग्रणी खेमे रूस और अमेरिका ब्रिटेन के हैं। हम दोनों के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं। हम दोनों के साथ यानी कि रूस के साथ भी और अमेरिका ब्रिटेन के साथ भी दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं। साथ ही उनके खेमे में भी शामिल होना चाहते हैं। साथ ही दोनों को खेमे में भी हम लोग शामिल होना चाहते हैं। रूस और अमेरिका एक दूसरे को लेकर बहुत शंकित है और अन्य देशों पर भी शक करते हैं। ठीक है, तो रूस और अमेरिका जो है एक दूसरे को लेकर अन्य देश भी सम्मिलित करते हैं कि शायद ये उससे मिला हुआ हो, शायद ये उससे मिला हुआ हो, इस तरीके से जो है शक करते हैं। इस कारण हमारा रास्ता कठिन है और दोनों हम पर शक कर सकते हैं कि हम अनेक विरोधी खेमों की तरफ झुक रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो शक कर सकता है कि या तो हम उधर झुक रहे हैं या तो उधर झुक रहे हैं, उसको शक हो सकता है, इससे बचा नहीं जा सकता। ये बात कौन कहा था? ये भी बात कहा था जवाहरलाल नेहरू ने केपीएस मेनन को एक पत्र में। किसको कहा था? केपीएस मेनन को एक पत्र में कहा था जनवरी 1947 में। क्वेश्चन फिर यहां पर आपको यही पूछेगा, ये पूरा पॉइंट आपको दे देगा। ये पॉइंट देने के बाद कहेगा ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कब कहा था? जनवरी 1947 में कहा था पीएस मेनन को एक पत्र में। ठीक है, तो प्लीज आप लोग यहां से जो है पॉइंट को ध्यान रखेंगे। एक नोट 1 मैंने आपको दिखाया, एक नोट 2 दिखाया। अक्सर सीबीएसई वाले बच्चे को पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिखा दिया। बाकी अदर बोर्ड वाले बच्चे भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि हो सकता है आपको भी पूछ दे। ठीक है, देखिए बिहार बोर्ड पर अक्सर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन पूछ जाया था। जितने भी बोर्ड है, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, जितने भी बोर्ड है। चलिए क्वेश्चन, आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एफ्रो एशियाई एकता बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, इसलिए आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता है। ठीक है, देखिए भारत और इंडोनेशिया के तालमेल बहुत अच्छे थे। भारत और इंडोनेशिया के जो तालमेल है वो बहुत ही अच्छे थे, इसलिए भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए भरपूर कोशिश किया। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया जो है जल्द से जल्द अपने डच औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो जाए। ठीक है, तो एफ्रो एशियाई एकता के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। भारत और इंडोनेशिया का जो तालमेल है वो बहुत अच्छा था, इसलिए भारत चाहता था कि इंडोनेशिया को जल्द से जल्द आजादी मिल जाए और इसके लिए वो आजादी के लिए भरपूर कोशिश भी किया। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया जो है जल्द से जल्द अपने जो डच औपनिवेशिक शासन से मुक्ति हो जाए। उस समय इंडोनेशिया पर कौन राज करता था? जैसे कि यहाँ पर अंग्रेज था, तो उस समय वहां पर जो है डच था। डच, ध्यान रखेंगे, डच था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहां पर कौन शासन कर रहा था, कौन वहां पर गुलाम बनाए रखा था, कौन वहां पर राज कर रहा था, तो उसका नाम था डच। ठीक है, तो डच औपनिवेशिक शासन से जल्द मुक्त हो जाए, भारत ऐसा चाहता था। इसके लिए भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में 1949 में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में 1949 में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया। फिर 1955 में इंडोनेशिया के एक शहर जिसका नाम था बांडुंग, वहीं पे एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन को बांडुंग सम्मेलन भी कहा गया। ठीक है, तो कभी कभी आपको एफ्रो एशियाई सम्मेलन के बारे में, एकता के बारे में पूछ दिया जाए तो आपको यही चीज लिख देना है। और इस सम्मेलन को बांडुंग सम्मेलन भी कहते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कब हुआ था? 1955 में इंडोनेशिया के एक शहर जिसका नाम था बांडुंग, इसलिए उसका नाम बांडुंग सम्मेलन भी पड़ा। अब यहाँ पर देखिए, नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए थे। ठीक है, तो जब नेहरू शासन कर रहे थे तो उस समय जो भारत है, भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र यानी कि नया नया जो देश आजाद हुआ था उसके साथ बहुत अच्छे संपर्क बनाए थे, कॉन्टेक्ट बनाए थे, अच्छे संबंध बनाए थे, जो तुरंत आजाद हुआ था। इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया 9 स्वतंत्र। ठीक है, 1947 के मार्च महीने में नेहरू की अगुवाई में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन यानी कि एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जबकि उस वक्त भारत की आजादी मिलने में सिर्फ 5 महीने बाकी थे। यानी कि 5 महीने उस समय बाकी था आजादी मिलने से, लेकिन उससे पहले ही जो है यानी कि 1947 के मार्च में, क्योंकि हम लोगों को आजादी जो है अगस्त में मिली थी, तो 1947 के मार्च महीने में नेहरू की अगुवाई में भारत जो है वो एशियाई संबंध सम्मेलन रखा, जिसका आयोजन किया, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते प्लानिंग किया, आयोजन किया, जबकि उस वक्त भारत को आजादी मिलने में 5 महीने बाकी थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आजादी के तुरंत बाद
भारत चीन संबंध। अब यहाँ से जो है आपका चीन का जो पूरा ब्यौरा है वो शुरू होता है, इसलिए आप लोग प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि चीन के बारे में अक्सर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चीन से जो हम लोगों का विवाद था, जो सारी चीजें थी, वो यहीं से शुरू होता है और चीन का हम लोग पूरा आज के इस वीडियो में टॉपिक को खत्म करेंगे। आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे। देखिए, आजादी के तुरंत बाद, यानी कि 1947 की आजादी के तुरंत के बाद, भारत की आजादी के तुरंत बाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना के रूप में की थी। यानी कि बहुत शुरुआती जो स्थिति थी हम लोगों को चीन के साथ, वो बहुत ही बड़ी दोस्ती थी एक प्रकार का। समझिए कैसे, समझिए 1949 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई। 1949 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई, जिसको हम लोग चीनी क्रांति बोलते हैं। इस क्रांति के बाद भारत पहला देश था जिसने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी, क्योंकि भारत जो है वो कम्युनिस्ट सरकार को बिल्कुल नहीं मानता है, लेकिन भारत पहला देश था जो चीनी क्रांति होने के बाद 1949 में ये पहला देश था भारत जो कि उसको कम्युनिस्ट सरकार को, वहां की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दिया। ठीक है, दूसरा, पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू ने अंतरराष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद की। समझ गए, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है इसको जाकर के मदद की, किसको, चीन को, यानी पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने के लिए, क्योंकि पश्चिमी जो प्रभुत्व थे वो बहुत चीन के खिलाफ थे, तो भारत जो है एक प्रकार का इसका मदद किया अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। ठीक है, देखिए, नेहरू ने भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखा। यही तो सबसे बड़ी गलती थी। तो नेहरू जो है भारत चीन से, क्योंकि दोस्ती इतनी बड़ी थी, इतनी तगड़ी थी, नेहरू को ऐसा लगता था, तो इसलिए जो है वो सीमा में, यानी कि सीमा में सेना रखने के बजाय वो क्या रखा, अर्धसैनिक बल रखा, क्योंकि उस वक्त आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं था। ऐसा सोच नेहरू का था, जबकि उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था उसको इस चीज की आशंका थी, युद्ध की जो है आशंका थी। तो नेहरू जो है सबसे बड़ी गलती यही कर दिए थे कि सेना के बजाय वो जो है वहां पर अर्धसैनिक रखा था, क्योंकि उसको लगता था कि दूर दूर तक संभावना भी था उस समय कि कोई आक्रमण नहीं हो सकता। ऐसा सोच कौन रखा था, नेहरू रखा था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसको आशंका था कि युद्ध हो सकता है। अब एक पंचशील समझौता हुआ था, हम लोगों को पता है आजादी के बाद ये सभी चीजें हुई, किस तरीके से जो है भारत उसका मदद किया, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दिया। फिर एक हुआ पंचशील समझौता। अब ये समझौता पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन आपको यहां से भी पूछा जाता है, क्या है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता, देखिए 29 अप्रैल 1949 को 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कब हुए, 29 अप्रैल 1954 में किसके बीच, भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। विश्व में शांति के लिए नेहरू ने पंचशील जैसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। विश्व में शांति के लिए भारत और चीन के बीच युद्ध ना हो, इसी के लिए इसका प्रतिपादन किया था। और इसके अंतर्गत जो है सिद्धांत, यानी कि निम्नलिखित सिद्धांत थे। सबसे पहला सिद्धांत, भारत और चीन एक दूसरे के क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेगी, यानी कि एक दूसरे के क्षेत्रीय, यहां से आपका क्षेत्र है, यहां से ये है, तो भारत और चीन जो है एक दूसरे के क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेगी। दूसरा था, आपस में कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे, आपस में कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध में कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक विवाद पर दखल ना देंगे, यानी कि मेरे देश के अंदर जो हो रहा है वो हम देखेंगे, आपके देश के अंदर जो हो रहा है वो आप देखेंगे, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दखल नहीं देंगे। चौथा पॉइंट है, समानता और परस्पर नीति का पालन करेंगे, समानता और परस्पर नीति का पालन करेंगे। तो ये था आपका पंचशील समझौता। कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था, और उसका कुछ सिद्धांत जो है निम्न थे, वो मैंने आपको बताया। अब चीन और भारत के बीच विवाद, यानी कि युद्ध के मुख्यतः दो कारण थे। चीन और भारत के बीच विवाद यानी कि युद्ध के मुख्यतः दो कारण थे। सबसे पहला, चीन ने तिब्बत पर 1950 में कब्जा कर लिया, और तो ये सबसे बड़ी कारण तिब्बत थी, तिब्बत को लेकर। ठीक है, दूसरा, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा अभी भी जो दलाई लामा है उस समय तिब्बत की सरकार थे, एक प्रकार का राजा थे, तो ये तिब्बत जो है दलाई लामा वो अभी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो अभी आपको पता चल जाएगा सारी चीजें। फिर दूसरा था भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सबसे दूसरा पॉइंट, और पहला पॉइंट तिब्बत, इसी को लेकर के जो चीन है वो आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, तो सबसे चलिए एक एक पॉइंट करके देखते हैं, सारी चीज आपको समझ में आएगी। भारत और चीन के बीच विवाद का मुख्य कारण तिब्बत। भारत और चीन के बीच जो विवाद था उसका मुख्य कारण कौन था, तिब्बत था। समझते हैं, चीन ने तिब्बत पर कई बार अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया और तिब्बत इससे बार बार आजाद भी हुआ। ठीक है, तो तिब्बत यानी कि चीन जो है कई बार तिब्बत पर कब्जा कर चुके थे, प्रशासनिक नियंत्रण जता चुके थे, लेकिन तिब्बत जो है इससे बार बार आजाद भी हो जाते थे, स्वतंत्र हो जाते थे। चीन ने 1949 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तिब्बत के लोग इसका भरपूर विरोध किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा चीन कब किया था, 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया था चीन ने। ठीक है, फिर देखिए 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। जैसे कि हम लोगों ने देखा 1954 में अप्रैल के महीने में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। इससे एक बात तो यह थी कि दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे, यानी कि इसमें कहा गया था, हम लोगों ने देखा इसका सिद्धांत में, कि ये दोनों देश जो है एक दूसरे के क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेगी,
चीन इसका मतलब कुछ और ही समझ लिया। वो समझा कि भारत जो है तिब्बत पर भी चीनी कब्जे को स्वीकार करेगी, यानी कि जैसे कि सिद्धांत हुआ था कि आप जो है मेरे क्षेत्र इतना एरिया है तो आप नहीं आएंगे और मेरे एरिया इतना है नहीं आएंगे। तो ऐसा चीन सोच रहा था कि अगर हम तिब्बत पर भी कब्जा कर देंगे तो भी भारत जो है कुछ नहीं करेगा। ये चीन की बहुत बड़ी गलती थी, एक प्रकार का समझ सकते हैं, ठीक है। तो 1954 में भारत और चीन के बीच पंचायत समझौता हुआ। इसमें एक बात यह कही गई थी कि दोनों एक दूसरे के क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेगी। चीन इसका मतलब कुछ और ही समझ लिया था। वो उसको लगा कि भारत तिब्बत पर चीनी कब्जे को, यानी कि तिब्बत पर जो हम लोग कब्जा किए हैं तो भारत जो है इसका विरोध नहीं करेगा, इसको स्वीकार करेगी, ऐसा उसको लगता था। 1954 में चीनी शासन अध्यक्ष जिसका नाम था चाउ एन लाई, क्या नाम था? चाउ एन लाई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस समय कौन अध्यक्ष थे, तो उस समय अध्यक्ष थे चाउ एन लाई। तो 1954 में चीनी शासन अध्यक्ष जिसका नाम था चाउ एन लाई, वो भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे। कब आए थे? 1954 में आए थे। कौन आए थे? चाउ एन लाई आए थे, भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे। उस वक्त तिब्बत के नेता दलाई लामा वो भी भारत पहुंचे थे। कौन? तिब्बत के नेता जिसका नाम था दलाई लामा, वो भी भारत पहुंचे थे और तिब्बत की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में उन्होंने नेहरू को बताया, ठीक है। तो उससे पहले नेहरू को पता बिल्कुल भी नहीं था। उसी समय यानी कि 1954 में ही तिब्बत के नेता जो थे दलाई लामा, उसने सारी चीजें जो है किसको बताया? नेहरू को बताया, पूरी स्थिति वहां की तिब्बत की स्थिति, क्योंकि चीन जो है उस पर कब्जा कर चुका था 1950 में। अब पांचवा पॉइंट देखिए, 1958 में चीनी आधिपत्य के खिलाफ तिब्बत में जबरदस्त विद्रोह हुआ। 1958 में चीनी आधिपत्य यानी कि चीन जो उस पर कब्जा किया था उसके खिलाफ तिब्बत में जबरदस्त विद्रोह हुआ। चीन की सेनाओं ने इस विद्रोह को दबा दिया। फिर चीन की सेना क्या किया? इस विद्रोह को दबा दिया। बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने 1959 में सीमा पार करके भारत में शरण ली। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दलाई लामा जो है भारत कब आए थे? तो 1959 में आए थे। उसी समय आने के बाद यहाँ पर वो रहने लगे, शरण लेने लगे और भारत ने इसको शरण भी दे दिया और भारत जो है इसको रहने के लिए परमिशन भी दे दिया। चीन ने भारत के इस कदम का पुरजोर विरोध किया और यहीं से शुरुआत होती है तिब्बत और यानी कि भारत और चीन के बीच लड़ाई का जो है सबसे पहला कारण, क्योंकि भारत जो है वो दलाई लामा को यहाँ पर रहने का परमिशन दे देते हैं और इसी चीज का जो पुरजोर विरोध यानी कि इस कदम का पुरजोर विरोध किया। कौन किया? चीन किया कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर मामला कुछ और ही था। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। 1959 में कब आए थे दलाई लामा? 1959 में यहाँ पर आके शरण लिए थे, ठीक है। 1950 और 1960 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दल और राजनेताओं ने तिब्बत की आजादी के प्रति अपना समर्थन दिया, ठीक है। और 1950 और 1960 के दशक में यानी कि 1950 और 60 के दशक में जो भारत में अनेक राजनीतिक दल और राजनेता ने तिब्बत की आजादी के प्रति जो अपना समर्थन दिया था, तिब्बत को आजाद किया जाए, सब लोगों की मांग यही थी। इन दलों में एक सोशलिस्ट पार्टी और एक जनसंघ जो कि किसके खिलाफ थे? जो कि कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन इन लोगों ने भी जो है शामिल था कि नहीं, तिब्बत को आजादी मिलनी चाहिए क्योंकि जो सही चीज है वो सही चीज है, ठीक है। चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र का बताया। चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बताया, मतलब मैंने आपको बताया था कि चीन के अन्य इलाकों से कहीं ज्यादा दर्जा दी गई और तिब्बती जनता इस दावे का विरोध करती थी, ठीक है। तो चीन क्या कह दिया कि हम जो है तिब्बत को स्वायत्त दर्जा देंगे, स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र देंगे, यानी कि उसको एक प्रकार का अलग दर्जा देंगे, समझिए, विशिष्ट दर्जा देंगे। तो ये जो है चीन कहा किसको? तिब्बत के लोगों को, तिब्बत के जनता को। और जनता जो है इस दावे का क्या करता था? विरोध करता था। चीन ने अधिक संख्या में चीनी बाशिंदों को तिब्बत में लाकर वहां बसाने की चीन की नीति का तिब्बती जनता भरपूर विरोध किया, ठीक है। तो चीन जो है वो बाशिंदों को, चीनी बाशिंदों को, चीन के लोगों को तिब्बत में लाकर वहां बसाने के लिए, वहां रहने के लिए एक नीति बनाया, लेकिन तिब्बती जो जनता थे वो इसका अभी भी भरपूर विरोध किया। वहां की जनता का कहना था कि चीन तिब्बत के पारंपरिक संस्कृति और धर्म को नष्ट करके वहां पर साम्यवाद फैलाना चाहते हैं, ठीक है। तो वहां की जनता का यही कहना था कि चीन जो है वो तिब्बत के पारंपरिक जो संस्कृति है और धर्म है उसको नष्ट कर देगा और वहां पर क्या फैलाएगा? साम्यवाद फैलाएगा, ऐसा वो चाहते हैं। तो ये कौन कहता था? तिब्बत के जनता लोग कहते थे। तो आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से भारत और चीन के बीच विवाद का मुख्य कारण तिब्बत था। तो हम लोगों ने देखा दलाई लामा एंट्री करते हैं, इसी चीज के बाद भारत और चीन का जो एक प्रकार का विरोध होना शुरू हो जाता है और इस प्रकार का यही एक बड़ी कारण थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस तरीके से क्या क्या होता है, मैंने आपको डिटेल्स में बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। भारत में खासकर दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में खास करके दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जो तिब्बती शरणार्थी थे, शरणार्थी का मतलब जो बाहरी देश से आता है उसको शरणार्थी बोला जाता है, ठीक है। जैसे कोई पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश से आ जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? शरणार्थी बोला जाता है। तो तिब्बती शरणार्थी की बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, ठीक है। तो भारत में कहां पर? दिल्ली में और हिमाचल प्रदेश में जो तिब्बती शरणार्थी है उसके बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां अभी भी है। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, कहां पर? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है और वहीं पर दलाई लामा भी रहते हैं। तो इसी धर्मशाला पर जो है निवास करते हैं। कौन? दलाई लामा। तो वहीं पे रहते हैं, निवास करते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो हिमाचल प्रदेश के कौन सा जगह में, क्या बताया मैंने? धर्मशाला में।
क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एक विवाद हम लोगों ने देखा, कौन सा विवाद था? मुख्य कारण था तिब्बत। अब दूसरा विवाद मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी कारण थी सीमा विवाद, इसको लेकर के जो है चीनी एक प्रकार का आक्रमण किए थे। तो इस चीज को समझ जाइए। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है भारत और चीन के युद्ध, उसके बाद युद्ध के परिणाम। तो इसको हम लोग कल देखेंगे, यानी कि आज आप ये समझ जाइए कि भारत और चीन, क्योंकि दोनों विवाद को देख लेंगे। क्वेश्चन आपको अलग अलग से पूछता है कि भारत और तिब्बत के बीच क्या विवाद था, मुख्य कारण क्या था। तो ये पूरी चीजों को आपको लिखनी पड़ेगी। अब पूरी चीजों का मतलब ये नहीं कि पूरा, मतलब आप कम से कम 2 पेज आपको कम से कम भरना। मैंने 10 पॉइंट लिखाया, अब 5 पॉइंट भी लिखेंगे तो बहुत है, ठीक है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, इसको अच्छे से समझिए। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद क्या है, ठीक है। देखिए, भारत का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब अंग्रेज यहाँ पर यानी कि हमारा देश जब आजाद हो गया था, तो अंग्रेज जो है बहुत सारे विवादों को पीछे छोड़ के चले गए थे वो, ठीक है। बहुत सारा विवाद अलग अलग देशों के साथ कर दिया गया था। तो देखिए, भारत का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय ही सीमा रेखा का फैसला हो गया है। भारत का कहना क्या था कि अंग्रेजी शासन के समय ही सीमा रेखा का फैसला हो गया है। वहीं पर चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जाएगा। ये किसकी कहना था? ये चीन का कहना था। भारत का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय सीमा रेखा का फैसला हो गया, और चीन का कहना था, चीन सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय फैसला नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य विवाद क्या था? चीन से लगी जो लंबी सीमा रेखा है, पश्चिमी और पूर्वी छोर, यहीं पे जो है सबसे बड़ी विवाद था। चीन ने भारतीय भू क्षेत्र में पड़ने वाले इलाकों, एक जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, जहां पर अभी भी कब्जा किया हुआ है, एक जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, लद्दाख वाले हिस्से की ऑक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जमाया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा कि अंग्रेजों जो करके गए हैं उसका माना नहीं जाएगा, उसका फैसला नहीं माना जाएगा। यहाँ पर अभी फैसला होगा, लेकिन भारत का कहना क्या था कि जो अंग्रेज जब था उसी समय ये सारी चीजों की फैसला हो चुकी थी। फिर सबसे मुख्य विवाद ये हो गया कि चीन जो है वो जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले जो हिस्से थे, जिसका नाम था ऑक्साई चीन, आप लोग अक्सर न्यूज में सुने होंगे। ऑक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, यहां पर जो है अधिकांश हिस्सों पर क्या कर लिया? चीन कब्जा कर लिया। उस वक्त अरुणाचल प्रदेश को नेफा या उत्तरी पूर्व सीमांत कहा जाता था। तो ध्यान देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है। उस समय क्या कहा जाता था? उस समय अरुणाचल प्रदेश को नेफा या फिर उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। चीन ने 1957 से 1959 के बीच ऑक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया। कब किया था? 1957 से लेकर के 1959 के बीच चीन जो है वो ऑक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कब कब्जा किया था? 57 से लेकर 59 के बीच, ठीक है। और उस वक्त अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता था? नेफा या फिर उत्तर पूर्वी सीमांत। अब देखिए, दोनों देशों के दिग्गज नेताओं के बीच बड़ी बड़ी बहस हुई, लेकिन इसके बावजूद इसको नहीं सुलझाया गया। और दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी बड़ी बहस हुई कि क्यों आपने कब्जा किया, क्यों वगैरह किया। जो अंग्रेज किया गया था उसको जाके पूछे, उस समय फैसला हो चुका था। दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी बड़ी फैसले हुई, लेकिन इसके बावजूद ये मैटर नहीं सुलझा। अब हम लोग क्या भारत और चीन के बीच युद्ध को भी देखे लेते मेरे ख्याल से, क्योंकि 2 वीडियो में इस चैप्टर को तब समाप्त कर देंगे, ठीक है। भारत और चीन के बीच युद्ध को देखेंगे क्या? युद्ध के परिणाम है, उसके बाद है भारत और चीन का असर विपक्षी दलों पर, उसके बाद 1945 के बाद भारत चीन संबंध, बहुत बड़ा पॉइंट है ना, कल ही देखते हैं। पाकिस्तान और युद्ध के बीच, उसके बाद आपका भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उसके बाद लेकिन आपका चैप्टर पार्ट 2 जो है वो बहुत बड़ा बन जाएगा फिर, है ना। पार्ट 2 फिर आपका बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन अभी भी ऑलरेडी 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। चलिए हम लोग चैप्टर को आज यहीं पे समाप्त कर देते हैं, और भारत और चीन के बीच युद्ध कोशिश करेंगे जल्दी समाप्त करने की। भारत और चीन के बीच युद्ध और पाकिस्तान के बीच युद्ध, उसका परिणाम, फिर बांग्लादेश के साथ किस तरीके से क्या क्या हुआ, इन चीजों को हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग कल, यानी कि पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से? पार्ट 2 जो है भारत और चीन के युद्ध शुरू करेंगे। हम लोगों ने देखा क्या क्या कारण था युद्ध होने का, उसको हम लोगों ने देखा कि क्या क्या, एक सीमा विवाद मुख्य तौर पर कारण था, एक तिब्बत, दोनों कारण था। उसके बाद देखेंगे उसका युद्ध, क्या क्या युद्ध कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से वो कब्जा किए, फिर युद्ध के परिणाम क्या क्या हुआ, इसको देखेंगे। फिर विपक्षी दलों पर इसका क्या क्या असर पड़ा, इसको देखेंगे। फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच लड़ाई को देखेंगे। फिर बांग्लादेश के बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही मजा आया होगा। इसलिए आप लोग प्लीज चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, जो भी नए साथी पहली बार जुड़े हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो है पूरी तैयारी कराई जाती है। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर सिलेबस देखिए, सिलेबस खत्म होगी, लेकिन आपकी जो है 4 क्लास अभी होती है, वो चारों क्लास में आपको जुड़ना है। मैंने आपको बार बार बताया हूँ, इसमें भी बता देता हूँ। एक आपका है 9 बजे की क्लास, एक आपका है 4 बजे की क्लास, एक आपका 6 बजे, एक आपका 7 बजे। तो ये शाम में है और ये 9 सुबह है, ठीक है, 9 AM। तो ध्यान रखिएगा, इन टाइम पे आपका क्लास होती है। इन टाइम पे जो भी सब्जेक्ट आपका, एक बार सर्च करके देख लीजिएगा कौन सा क्लास होती है, उसमें आपको जुड़ जाना है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल